भीषण गर्मी में रक्तदान को बढ़ावा देने के बजाय एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने रक्तदाताओं का अल्पाहार का अधिकार ही छीन लिया। जी हां, कोई हमारा आरोप नहीं बल्कि एसएमएस अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के ब्लड बैंक की सच्चाई है, जहां पिछले 2 दिन से रक्तदाताओं को रक्तदान के बाद दिया जाने वाला नाश्ता अघोषित रूप से बंद कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रक्तदान महादान, जी हां, इसी सोच के साथ चिकित्सा विभाग न सिर्फ ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने को प्रयासरत है, बल्कि ये भी कोशिश जारी है कि रक्तदाताओं की सुविधाओं में इजाफा किया जाए। लेकिन सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के चलते ब्लड बैंक विभाग की छवि खराब हो रही है। इसकी बानगी एसएमएस अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में देखने को मिल रही है, जहां पिछले 2 दिन से रक्तदान करने वालों को अल्पाहार देना ही बंद कर दिया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट एचओडी बीएस मीणा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 बार रिमाइंडर दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुआ, जिसके चलते दिक्कतें सामने आई हैं। एसएमएस अस्पताल प्रशासन के कुप्रबंधन के साइड इफेक्ट के चलते टेंडर प्रक्रिया की लापरवाही से रक्तदाता को अल्पाहार मिलना बंद हुआ। अस्पताल में 2021 में अल्पाहार आपूर्ति का टेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद टेंडर प्रक्रिया के बजाय एक्सटेंशन पर फोकस है। अब जब फर्म ने खड़े किए हाथ तो जिम्मेदारों ने अल्पाहार बंद कर दिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट एचओडी बीएस मीणा ने दिक्कतों पर दी जानकारी। एसएमएस और ट्रॉमा सेंटर में रोजाना 250 से 300 लोग करते हैं रक्तदान। फर्म ने अल्पाहार देना बंद कर दिया तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, पत्र भी लिखे हैं। अस्पताल में आरएमआरएस के स्तर पर सभी टेंडर की प्रक्रिया होती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो किसी भी जिम्मेदार के पास जवाब नहीं मिला। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने पड़ताल में पाया कि 2 साल से टेंडर प्रक्रिया को फाइनल नहीं किया गया, सिर्फ पुरानी फर्म को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया। अब जब एक्सटेंशन पर कार्यरत फर्म ने बिल भुगतान नहीं होने का हवाला देकर काम करना बंद कर दिया तो प्रशासन ने अल्पाहार की व्यवस्था को ही अघोषित रूप से बंद कर दिया। पिछले 2 साल पहले ये टेंडर 2021 में 3 साल पहले ये अनुपमा मेसर्स को दिया गया था, जिसमें 25 रुपये निर्धारित रेट थी और वो टेंडर उनके यहाँ चल रहा था। उसको करीब 2 बार एक्सटेंशन देने के बाद में वो व्यवस्था अब तक चल रही थी, लेकिन कल फाइनली उन्होंने माल की सप्लाई देना बंद कर दिया और डोनर के लिए आज की डेट में कोई अल्पाहार की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं है। मेरे हाथ में फाइनेंस नहीं है, मेरे हाथ में विभाग को चलाना है। मैं विभाग में जो व्यवस्था उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं अपनी व्यवस्थाओं को देखता हूँ। कारणों के बारे में अगर बताया जाए तो मैं कारण के बारे में नहीं जानता, क्योंकि फाइनेंस का काम मेरे पास में नहीं है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन के कुप्रबंधन की बात करें तो 2 साल पहले बढ़ाया जा चुका है अल्पाहार का बजट। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए 50 रुपए किए निर्धारित, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अभी तक तय नहीं किया टेंडर। पुराने टेंडर को एक्सटेंशन देकर 25 रुपए का दिया जा रहा नाश्ता। आश्चर्य ये कि 2 दिन से 25 रुपए का अल्पाहार भी किया बंद। ये कोई पहला मौका नहीं है जब एसएमएस अस्पताल में टेंडर की दिक्कतों के चलते मरीज व उनके परिजनों की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इससे पहले कई तरह की जांच व दवाएं भी ऐसी ही प्रक्रियात्मक गलतियों की वजह से मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती और वे बाहर जाने को मजबूर होते हैं। हालांकि ताजा मामले की जानकारी मिलते ही अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी भी सक्रिय नजर आए। उन्होंने एसएमएस के ब्लड बैंक प्रभारी से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि टेंडरों में लेट लतीफ भी काफी गंभीर विषय है, इन्हें सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। जीआरपी पुलिस ने बच्चों का अपहरण करने वाली हरियाणा की एक मदारी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल पति, पत्नी और उनके 3 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मदारी के खेल में जमूरा बनाने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन से 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसे भोपाल ले गए थे। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर गैंग तक पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए।
कोटा रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण वाली गैंग का खुलासा कर दिया गया है। एक पिता अपने 4 वर्षीय बालक को प्लेटफॉर्म पर लगी एक कुर्सी पर बिठाकर टिकट लेने गया तो पीछे से कुछ बदमाश आए और उस बालक का अपहरण कर फरार हो गए। बच्चे के गायब होने की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 2 युवक बच्चे को गोद में लेकर बाहर जाते नजर आए। पिता अपने 4 साल के बच्चे के साथ कोटा से यूपी में फिरोजाबाद जाने के लिए आए थे। उनकी एक ट्रेन चूक गई थी। दूसरी ट्रेन के लिए जब वो टिकट लेने गए तो इस बच्चे को अज्ञात अपराधी उठा करके लेके चले गए। 4 साल के बच्चे का मामला था, अपने आप में बहुत गंभीर मामला था। उसके बाद लगभग 450-500 कैमरे न केवल टोल के बल्कि महत्वपूर्ण स्थानों के कई जगह दुकानों वगैरह में भी होते हैं, उनको फॉलो करके समझ में आया कि ये मूवमेंट भोपाल तक हुई है। कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए जो कि ये मूलतः भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। अभी और तफ्तीश भी हो रही है। रेलवे स्टेशन से बालक के अपहरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने टीमों का गठन कर बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी बीच मुखबिर के जरिए गैंग के सदस्यों की भट्टा बस्ती इलाके में कच्ची बस्ती में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाकर आरोपियों को दबोचा और 4 वर्षीय बालक को दस्तयाब कर लिया। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर एक अन्य 14 वर्षीय बालक भी मिला। पूछताछ में सामने आया कि 10 वर्ष पहले आरोपियों ने इस बालक का अपहरण किया था। एडीजी अनिल पालीवाल के मुताबिक यह गिरोह मदारी का खेल दिखाने का काम करता है और जमूरा बनाने के लिए छोटे बच्चों का अपहरण करते हैं। यही नहीं, बालक को जमूरा बनाने के साथ उससे भीख मांगने का काम भी करवाया जाता है। ये लोग जो मदारी का खेल दिखाते हैं, आजकल मदारी के खेल में जानवरों का प्रयोग तो बंद हो गया है, पर उसके लिए इन्होंने इस बच्चे को ग्रूम करने के लिए, तैयार करने के लिए उठाया था। एक हमको ये जानकारी आई, आज से 10 साल पहले भी इस गैंग से जुड़ी हुई एक वारदात हुई है, उसका भी एक बच्चा है, तो उसमें हमको भी कई तस्दीक करनी पड़ेगी। बहरहाल पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से बालक को आजाद करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब इस गिरोह से दूसरे राज्यों से जुड़े तार और किडनैप हुए बच्चों को लेकर पूछताछ में जुटी है। जल्द पूरे मामले में और गंभीर खुलासे हो सकते हैं। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर राजस्थान के नेता हरियाणा में डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी नेता सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी के तौर पर, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ योगी भी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव में पाकिस्तान पर दिए गए बयान की भी खूब चर्चाएं हुई। चुनावी सरगर्मियों के बीच फर्स्ट इंडिया न्यूज ने महंत बालकनाथ से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। पूर्व सांसद और तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ योगी इन दिनों हरियाणा चुनाव प्रचार में लगे हैं। हरियाणा में 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। साथ ही करनाल में विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव मैदान में है और 25 मई को ही उपचुनाव का मतदान भी होगा। सर, हरियाणा में आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको लगता है? क्या पिछली बार से इस बार कोई भाजपा का जादू कम हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्राउंड में जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और जब कार्यक्रमों में आप लोगों की उपस्थिति को देखते हैं तो ऐसा कहीं भी कुछ देखने को या समझने को नहीं दिखता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये बिना बात का नैरेटिव विपक्ष के द्वारा जो सेट किया जा रहा है। खबरें आई थी कि हरियाणा में 10 सीटों को लेकर सर्वे जो हुआ उसमें भाजपा को नुकसान की गुंजाइश थी या लोग वोटिंग परसेंटेज कम होने की गुंजाइश थी। भाजपा के नेताओं ने, प्रभारियों ने एक बड़ी मीटिंग की और वापस से लोगों में एक स्पार्किंग हो कि ज़्यादा वोटिंग करें, इसकी बड़ी बैठक की गई। नहीं, ऐसा देखो, बैठक है भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का हो, उसमें बारीकी से काम करती है और लोगों के बीच में जाकर काम करती है। लोगों की बातों को सुनते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, आने वाले समय में क्या विकास चाहते हैं और लोगों के मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों की पे बात करती है। तो बैठकों का आयोजन करना और बैठकें होना ये चुनावी व्यवस्था है।
अबोहर मठ का राजनीतिक वजूद भी है। रोहतक बड़ी सीट है जहां दीपेंद्र हुड्डा कुछ चुनाव लड़ते हैं। उधर करनाल होट सीट है। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो उपचुनाव में लड़ रहे हैं, तो वो लोकसभा लड़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये 2 दिन से हरियाणा के दौरे पर हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, आपकी दृष्टि में रोहतक या करनाल है या कोई अन्य सीट जो आप मानते हो कि जहाँ कोई कड़ी टक्कर होगी, आपकी दृष्टि में होगी, लेकिन जीतना तो बीजेपी को ही है। हरियाणा में राजस्थान के नेताओं का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रचार पर हैं, सतीश पूनिया हैं, आप हैं, बाकी भी कई नेता ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं। ऐसे ही कांग्रेस के नेता भी घूम रहे हैं हालांकि, पर भाजपा में राजस्थान का नेता कितना इफेक्ट हरियाणा में डाल पाएंगे? देखिए, राजस्थान का चुनाव स्वाभाविक रूप से पहले हो चुका है और पड़ोसी राज्य है, और हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारा जो भी यहाँ का एक सांस्कृतिक हमारा रहन सहन है वो मिलता जुलता सा है। तो हरियाणा के कार्यकर्ता नज़दीक भी ये क्षेत्र पड़ता है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हैं। ऐसा नहीं है, बाकी स्टेटों में भी गए हैं। तो कह रहे हैं कि राशन कार्ड वो लोग जो बयान दे रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। कल के जो आपकी सभाएं थी उसमें भी एक खूब सारा वायरल हुआ। ये ऐसा था कि आप जैसे पत्रकार ने पूछा, जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग पाकिस्तान की विचारधारा को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ की संस्कृति को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान में ही जाना चाहिए और वहीं का ही मैं मानता हूँ कि उनको अपना राशन कार्ड या जो भी परिवार के नियम कार्ड होते हैं वो वहाँ के बनवा लेने चाहिए समय से। महंत बालकनाथ योगी हरियाणा की सभी 10 सीटें भाजपा द्वारा जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा के चुनाव में पाकिस्तान को लेकर की गई बयानबाजी अब होट है। बीते दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा कि पाकिस्तान को लेकर बयान देने वाले लोग वीज़ा लेकर एक बार पाकिस्तान घूम आए, वहां ठहर लें और जान लें कि वहाँ क्या है। वहीं बालकनाथ योगी वहाँ का राशन कार्ड बनवाने की सलाह दे रहे हैं। कैमरामैन ग्रीस के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, रोहतक। बीजेपी की सरकार ओडिशा की प्रत्येक महिला को सुभद्रा योजना में 50,000 रुपए देगी और ओडिशा के किसानों से 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से चावल की खरीद करेगी। ये कहना है पुरी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर का। दिलावर पुरी विधानसभा क्षेत्र के सुंदरगांव के मंडल सदर में बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी जयंत सारंगी की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दिलावर ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी कामगारों को 3 लाख रुपए तक का लोन मात्र 5% पर दिया जाएगा। जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास समावेशी कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इसके लिए रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय नीति 2020 से शिक्षा से जुड़ी सभी विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से लागू की जाए। साथ ही बताया कि सभी विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था 30 मई तक तत्परता से लागू की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सहभागिता के लिहाज से अब प्रत्येक विश्वविद्यालय 5-5 ग्राम गोद लेकर उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पेढ़म, विश्वविद्यालयों के कुलपति, मुख्य सचिव सुधांश पंत, IAS शुभराज सिंह, कुलदीप राका, आनंद कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद हैं। खबर जयपुर से, जहां शासन सचिव डॉक्टर समीत शर्मा ने जयपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर समीत शर्मा ने कहा कि ग्रीष्मकालीन के दौरान जयपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जाए और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक केवल पेयजल पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही कंट्रोल रूम के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर आई शिकायतों का भी उसी दिन समाधान करने का प्रयास करें। खेतड़ी के कोलिहान माइंस हादसे से जुड़ा प्रकरण पुलिस प्रशासन ने सभी के सकुशल होने की पुष्टि कर दी है। लिफ्ट का रस्सा टूटने से हादसा होना बताया गया। लिफ्ट में मौजूद लोगों के नाम सामने आ गए हैं। पंड्या CBO KCC इकाई प्रमुख GD गुप्ता, DSMV भंडारी, AK शर्मा, KS गहलोत, रमेश कुमार,
SK बोहरा, विनोद शेखावत, AA भंडारी, N सहाय, प्रीतम सिंह, विकास पारिक, हंसीराम और एक अन्य लिफ्ट में मौजूद। मुझे भी समाचार मिला तो मैं तुरंत यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और मैंने सब जगह फ़ोन किए हैं और सबसे पूरी स्थिति का जायज़ा लिया है। CO साहब से भी स्थिति का जायज़ा लिया है, SDM साहिबा को भी यहाँ बुलाया है, कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की है और रेस्क्यू टीम लग रही हैं। मेडिकल की 6-6, 7-7 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हैं। सब लोग दुआ भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो सेफ निकलें और सब लोग पहुँच चुके, डॉक्टर्स भी नीचे पहुँच चुके। आगे बढ़ते हैं। डी की जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और SP राजेश मीणा खुद व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सड़कों पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने SC, PWD, अतिरिक्त SP, DTO समेत दूसरे अधिकारियों के साथ ट्रैफिक प्लान पर विचार मंथन किया। भ्रमण के दौरान DM और SP ने अग्रसेन सर्किल, गणेश मंदिर समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के बिगड़े हुए ट्रैफिक प्रणाली को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा जिला कलेक्टर भारद्वाज ने यातायात में बाधा बन रहे अतिक्रमण, टूटे मार्ग, चौराहों को सहज करने आदि के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। वहीं अब देश में 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। यह बात यूपी की रायबरेली और अमेठी की हो रही है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर है। इसी के चलते अमेठी सीट को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिताने की जिम्मेदारी दी गई। भारत 24 से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। गहलोत ने बातचीत की भारत 24 के पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से। 5वें फेज के लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है अमेठी और रायबरेली। अमेठी रायबरेली पे चर्चा जबरदस्त है और अब 20 तारीख को क्या कुछ होता है, वोटर किस रुख से वोट देने जाता है, लेकिन उसको समझने के लिए भारत 24 और फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है अमेठी, जहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने डेरा डाला हुआ है। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब क्योंकि आपको यहां पर जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान में जब सरकार उठापटक चल रही थी तब एक आप थे जिससे उस उठापटक को बनाए रखा और उसे रोक लिया। अब अमेठी में भी उठापटक की स्थिति थी, बहुत ही कांग्रेस के लिए भी नाक की लड़ाई हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। ऐसी स्थिति में एक बार फिर कांग्रेस ने अशोक गहलोत पर विश्वास किया। आप यहाँ की ग्राउंड स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो है पिछले 40 साल से अधिक समय हो गया गांधी परिवार से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और आप कोई जाओगे कहीं क्षेत्र में, चाहे रायबरेली चाहे अमेठी के क्षेत्रों में, एक ही भावना पाओगे और वही भावना भी चल रही है। इसलिए चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि भारी बहुमत से रायबरेली भी और अमेठी हम जीतने जा रहे हैं। ये बात है। सर, आपको अमेठी में एक बात लगी, क्योंकि जब नाम अनाउंस किया गया तो उस समय एक स्थिति लगी, वो थी कि राहुल गांधी डर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डरो मत। तो आप जब जमीन पर उतरे तो आपको लगा कि लोग राहुल जी को चाहते थे, राहुल गांधी आते तो क्या पूरा जो माहौल होता वो अलग होता, चुनाव अलग होता? देखिए, यहाँ अमेठी रायबरेली के इलाकों में लंबे अरसे से भावना रही कि प्रधानमंत्री यहाँ के होते थे। यहाँ के लोग बड़े पॉलिटिकल लोग हैं। एक तो देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, सबकी जानकारी उनको है। इतने पॉलिटिकल लोग हैं। तो मैंने महसूस किया कि अनाउंस होते ही समझ लिए कि पॉलिटिकल निर्णय हमारे हित में हुआ है। सारे फैक्टर्स के साथ साथ सर एक और फैक्टर है जिसने इस चुनाव को रोचक बनाया है। वो फैक्टर ये है कि ये माना जाता है कि कांग्रेस के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, तो जाहिर तौर पे कुछ बदलाव जरूर होगा। क्योंकि चाहे आप गुजरात गए तब वहां पर भी जमीन बदल दी, आपको जहां जहां की जिम्मेदारी दी जाती है वहां बदल दी। जब राहुल गांधी का ईडी का 5 दिन का वो तमाम तरीके के मुद्दा था तब भी वहां पर माहौल बदल दिया। तो एक आखिरी बात आपसे कि आपको क्या लगता है, आपको यहाँ भेजा गया है तो आप जीत के लिए कितना सुनिश्चित हैं? ये सारी जो मेरे बारे में तारीफें होती है इसमें कोई दम नहीं है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ मुझे कहते हैं मैं एक निष्ठावान, समर्पित, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का हूँ। और वही मेरी इमेज जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं में, जनता में बनी हुई है, बनी रहेगी आगे भी। वही मैं समझता हूँ
कि मुझ पर हाईकमान विश्वास करता और मुझे जो कहता मैं एक अनुशासित सिपाही के तौर पर काम करता हूँ, मुझे जानता हूँ। तो राजस्थान के गांधी कह लें या कांग्रेस के अनुशासित सिपाही अमेठी में अपना डेरा डाले हुए हैं। एक दिन में लगातार विधानसभाओं का दौरा है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके लिए कि कांग्रेस यहां पर अपनी जीत 100% सुनिश्चित कर रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अदिति नागर, अमेठी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को आखिरकार नई जिंदगी की उम्मीद पूरी हो गई। जयकिलोन अस्पताल में 23 महीने के हृदयांश को 7.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में रेयर डिजीज यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनकी टीम ने इंजेक्शन लगाया। क्राउड फंडिंग के जरिए अमेरिका से जोल गेनेस्मा इंजेक्शन की व्यवस्था की गई। दरअसल हृदयांश स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी, जिसे SMA कहते हैं, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी। ऐसे में परिवार क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने शुरू करता है और आखिरकार ये मुहिम सफल हुई। इस भावुक पल के दौरान चिकित्सक और परिजनों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। पिछले लंबे समय से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हृदयांश को आज नई जिंदगी मिली है और जो नई जिंदगी मिली है वो दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन के रूप में मिली है, जो कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से परिजनों ने बड़ी मेहनत करके जयकिलोन अस्पताल के अंदर पहुंचाया है। और जो हृदयांश है उसको जीवन रक्षक इंजेक्शन जो है लग रहा है और ये जीवन रक्षक इंजेक्शन की मुहिम थी। ये तकरीबन 3 से 4 महीने की क्राउड फंडिंग का रिजल्ट है। हमारे साथ मौजूद है प्रियांशु माथुर जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। प्रियांशु जी, आप बताएं मुझे एक बार कि जो कवायद है वो किस तरह कवायद है, कितने बच्चों को अब तक इंजेक्शन लग चुका है? सर अभी तक 3 बच्चों को इंजेक्शन लग चुका है और ये तीसरा बच्चा है जिसको इंजेक्शन लगा। ये बताएं मुझे कि कितने बच्चों को अब तक इंजेक्शन लग चुका है इस तरह का? पूरी दुनिया में 3500 बच्चों को इंजेक्शन लग चुका है। हृदयांश जो है उसकी क्या स्थिति है और जो इंजेक्शन लगाया गया उसको लगेगी बताएं पूरी जानकारी। हृदयांश की जो है पाँव के अंदर कमजोरी थी, जिसकी वजह से उसका बैठना और चलना प्रभावित था, लेकिन अब ये इंजेक्शन लगना हम उम्मीद करें कि जल्दी उसकी स्थिति में सुधार होगा। अभी मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है हृदयांश? मौजूदा स्थिति तो बच्चे में काफ़ी कमजोरी थी। अब हम लोग देखते हैं अगले 24-48 घंटे में उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। बात करते हैं सर, आप बताएं मुझे कि कितने दिनों का प्रयास है, कितनी मेहनत जो आपने की इसको लेकर के? सर हमने तकरीबन जो है 4 महीने इसमें मेहनत की और 4 महीने के अथक परिश्रम के बाद जो है हम इस मुहिम को सफल बना पाए हैं। इसके लिए हमें सर्व समाज से बड़ा सहयोग मिला और सारे समाज ने हमारा इसमें सहयोग किया है। सर ये मुहिम आप समझिए कि फरवरी के मिड ऑफ फरवरी ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल, और आज हम मई में खड़े हैं। मई में हम सक्सेसफुली इस मुहिम को जो है सफल बना पाए हैं। और सर इसके लिए बहुत सारे जो है आप समझिए परमिशंस की ज़रूरत थी, कई सारी परमिशंस थी। हमें USA से कंपनी के साथ टाई अप करना था। हमें डार्विन जो ट्रस्ट है जो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को टेक केयर करता है, जिनका ऑफिस जो है लंदन में है, तो उसके लिए भी उनसे भी हमने जो है टाई अप किया और वी वर इन रेगुलर टच, जिसमें नोवार्टिस के लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की। जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं इस ड्रग के, नोवार्टिस, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। ये बताएं मुझे कि अभी कितने रुपए की व्यवस्था हो चुकी है, कितने व्यवस्था और करनी है आपको? सर तकरीबन 9 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है हम USA नोवार्टिस डार्विन को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। उसके अलावा बाकी की 3 किस्तें हैं जो हमें एक साल में करके करीब $2,40,000 पर किस्त जो हमें देना है USD में। देखिए ये थे परिजन और साथ में डॉक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से हृदयांश है उसको नई जिंदगी मिली है। अब उम्मीद यही है कि इस इंजेक्शन के बाद में जो नई जिंदगी उसको मिलेगी उसमें वो बेहतर अपना कर पाएगा और परिवार को खुशी दे पाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। चूरू में एक बार फिर से मानव तस्करी का मामला सामने आया। यहां मानव तस्कर गिरोह हनुमानगढ़ जिले की 2 सगी बहनों को अगवा कर गांव काकड़ासर में बेचने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही मेडिकल स्टोर संचालक की सजगता से दोनों बहनों को बचा लिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और भालेरी पुलिस ने दोनों नाबालिग बहनों को रेस्क्यू किया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के द्वारा दोनों मेडिकल मुआयना करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किए गए। उदयपुर में जैन समाज की रेखा सुखलेचा का 12 मई को निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार RNT मेडिसिन कॉलेज में देहदान किया गया। सुखलेचा परिवार का ये 9वां देहदान है। देहदान से पहले रेखा सुखलेचा की मोक्ष रथ में देह यात्रा देहदान के लिए निकाली गई, जो उनके निवास RNT मेडिकल कॉलेज पहुंची। देहदान यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सुखलेचा परिवार की तरफ से श्री राम सुखलेचा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया जा रहा है।
सुकलेचा परिवार का इनोवा देदान और ट्रस्ट का 31वां देदान है। इस मौके पर रेखा सुकलेचा के परिजनों ने कहा कि ये उनके परिवार का 9वां देदान है जो मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई में काम आ रहा है। उदयपुर वाटी के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के फार्म हाउस पर फंदे से लटका हुआ एक महिला का शव मिला है। मृतक महिला यूपी के हरिया कला बलिया निवासी है। दरअसल गुढ़ा गांव में मंत्री गुढ़ा ने 2 फार्म हाउस बना रखे हैं, जिसमें पिछले वाले फार्म हाउस में नीम के पेड़ से महिला का शव लटका मिला। मृतक महिला रिंकू और उसका पति परमेश्वर दोनों इस फार्म हाउस की देखभाल करने के लिए 3 साल से यहां नौकरी कर रहे थे। महिला ने आत्महत्या की या फिर हत्या कर फंदे से लटका दिया गया, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। प्राथमिक तौर पर पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र के गांव पलाना की गौशाला के कुंड में युवक युवती के शव से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद देशनोक पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को कुंड से निकलवाकर देशनोक सीएचसी रखवा दिया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि युवक एक निजी स्कूल में शिक्षक है, वहीं मृतक युवती इसी विद्यालय की छात्रा बताई जा रही है। चौड़ाभी में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने आरोपी का राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया और इसके बाद मुख्य बाजार में होकर आरोपी को निकाला गया। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजसमंद की जिला पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाडिया ने 22 गवाह और 43 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। 20 जून 2022 को पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद मां ने रोशन लाल से अहमदाबाद में शादी की। मां और पिता मजदूरी करने मंडियाना पाउडर गिट्टी की फैक्ट्री में आए थे। वो तीनों फैक्ट्री में ही बनी कमरे में रहते थे। साल 2018 में मां का ऑपरेशन हुआ, तब उसके सौतेले पिता ने यौन शोषण किया। डीडवाना के परबतसर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर बिस्तर बिछाकर सुलाया गया। भीषण गर्मी में महिलाओं के लिए पंखा और कूलर का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस मामले में अब चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। सीएमएचओ अनिल कुमार ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस देकर जांच के आदेश दिए। वहीं एडीएम शिवराम वर्मा ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 13 मई को राजकीय उप जिला अस्पताल में महिलाओं का नसबंदी शिविर आयोजित किया गया था। उदयपुर के झाडोल से बड़ी खबर है। शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या और झाडोल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव का मामला है। परसों देर शाम शराब की नशे में लाठी से हमला किया गया। हमले में घायल भाई की आज मौत हो गई। सूचना पर कार्यवाहक थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। धौलपुर में इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के गोली लगने की खबर। 25,000 का इनामी बताया जा रहा बदमाश रज्जू घायल अवस्था में बदमाश को चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बसेड़ी क्षेत्र की यह घटना बताई गई है। आज जब बीमारी के इलाज के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ऐसे में एक अस्पताल ऐसा भी है जहां हर मर्ज का इलाज महज 2 रुपए में होता है। इस अस्पताल का नाम है श्री सेवा समिति आयुर्वेद चिकित्सालय, जो मौजूद है डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में। 1925 में बना ये चिकित्सालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। बीते 200 सालों से यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों की बीमारी का इलाज किया जाता है। महज 100 रुपये में इलाज के चलते ये चिकित्सालय खासकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस आयुर्वेद चिकित्सालय में 114 प्रकार की विभिन्न औषधियाँ रोगियों के उपचार के लिए मौजूद हैं। वैद्य और आयुर्वेदिक दवा तैयार करने वाले कर्मचारियों को मानदेय श्री सेवा समिति संस्थान की तरफ से दिया जाता है। समिति के सदस्यों का कहना है कि 100 सालों से चिकित्सालय का संचालन भामाशाहों के सहयोग से ही किया जा रहा है। श्री सेवा समिति का ये शताब्दी वर्ष है। 1925 में कुंदनमल जी बिहाणी की संस्थापन में इसकी स्थापना हुई। 1920 का विश्वव्यापी
इन्फ्लुएंजा का जो महामारी रही है उसका काल रहा है। जो दवाइयाँ इस काल में बनाई गई थी वो दवाइयाँ इस आयुर्वेदिक अस्पताल की प्राथमिकता रही है। ये जो महंगी दवाइयाँ हैं वो भी ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क दी जाती रही है। मेरी सेवा समिति कुचामन सिटी ये लगभग 99-100 साल से चल रही है और ये पूरी भामाशाहों के सहयोग से चल रही है। यहाँ हम 2 रुपये मात्र के अंदर प्रतिदिन की दवा 10 रुपये के अंदर 5 दिन की दवा देते हैं और यहाँ हमारे करीब 114 प्रकार की दवाएँ जिनमें कई कठिन दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं वो भी हम लोग यहाँ देते हैं। हमारे यहाँ करीब 1 साल के अंदर 12,000 मरीज यहाँ आके यहाँ औषधालय में दवा लेते हैं जिन्हें हम दवा करीब निःशुल्क देते हैं। वाराणसी के अंदर गोरखपुर के अंदर जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है वो एक भारत की धरोहर है, उसी प्रकार ये भी 100 वर्ष से ये जो समिति चली है तो ये भी एक कुचामन की एक धरोहर है। मैं तो कह रहा हूँ कुचामन को ये घमंड उनको ये गुमान होना चाहिए कि हमारे यहाँ के पूर्वज इसको स्थापित कर गए, पुस्तकालय स्थापित किया। व्यक्ति को बिना बीमार हुए भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उसको ये पूछना चाहिए कि मैं अभी तक तो ठीक हूँ और आगे कैसे स्वस्थ रहूँ, वो आप मेरे को बताइए। कुचामन के सबसे पुरानी संस्थाओं में से है सेवा समिति, कुचामन गौशाला और पुस्तकालय। और सेवा समिति में जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज होता है निश्चित रूप से वो बहुत लंबे समय तक लाभकारी है और बहुत कम शुल्क में 2 रुपए की राशि में अगर कोई व्यक्ति को आज के ज़माने में इस तरह की दवाई की और जांच की सुविधा मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।